आज की इस ऑनलाइन क्लास में 5th सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लिंक्ड जीन इनहेरिटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। लिंक्ड जीन इनहेरिटेंस को समझने से पहले मेंडल का दूसरा नियम जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। मेंडल के अनुसार जब भी कोई दो लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन्स या कोई भी दो अलग अलग जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं या युग्मकों में जाते हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते या एक दूसरे के साथ नहीं जाते। उनका इनहेरिटेंस हमेशा इंडिपेंडेंट होता है या जो जीन्स हैं वो अगली पीढ़ी में गैमेट्स में स्वतंत्र रूप से जाते हैं बिना एक दूसरे को प्रभावित किए, बिना एक दूसरे के साथ रहे। और ये इनहेरिटेंस या जीन्स का ये जो नेचर है, ये प्रवृत्ति, इसी को हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। लेकिन कुछ जीन्स या कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो ये इस नियम के परे इनहेरिटेंस दिखाते हैं। ऐसे जीन्स को हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं। लिंक्ड जीन्स बेसिकली इस प्रकार के जीन्स होते हैं जो किसी गुणसूत्र पर बहुत पास स्थित होते हैं और वो एक यूनिट की तरह उनका ट्रांसमिशन होता है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब भी जाते हैं तो ये हमेशा साथ ही ट्रांसमिट होते हैं। या इसके अलावा कुछ ऐसे जीन्स जो किसी विशेष लिंग गुणसूत्र पर या सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं वो हमेशा उसी लिंग के प्राणियों में या उसी लिंग के ऑर्गेनिज्म में आगे से आगे जाएंगे। तो इनका इनहेरिटेंस सामान्य इनहेरिटेंस से अलग होता है, इसीलिए ये लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं या इनको जेनेटिक लिंकेज भी कहते हैं। लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है वो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से परे या इनके जैसे नियम की एक तरह से अपवाद के रूप में हम देखते हैं और क्रोमोसोम पे हमेशा एक यूनिट की तरह साथ ही इनहेरिट होंगे अगली पीढ़ी के अंदर। मेंडल ने जो द्विसंकर संकरण बताया था या डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया था उसमें 9:3:3:1 का रेशियो प्राप्त होता है। लेकिन जब हम लिंक्ड जीन की बात करते हैं तो ये रेशियो ऑल्टर हो जाता है और इससे अलग रेशियो ऑलमोस्ट मोनोहाइब्रिड की तरह का रेशियो प्राप्त होता है। लिंक्ड जीन जनरली ऐसे जीन्स होते हैं जो किसी गुणसूत्र पर पास में पाए जाते हैं, पास पास स्थित होते हैं और हमेशा एक साथ ही अगली पीढ़ी में जाते हैं और ये सामान्य तौर पर सेपरेट नहीं होते एक दूसरे से। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जीन्स जो अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित हैं, अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, उनको हम कभी भी लिंक्ड जीन्स नहीं मानते हैं। इसका मतलब लिंक्ड जीन्स वही कहे जाते हैं जो किसी एक गुणसूत्र पर उपस्थित हों और बहुत पास पास प्रेजेंट हों और ये हमेशा बिना रिकॉम्बिनेशन शो किए, बिना क्रॉसिंग ओवर किए एक गुणसूत्र पर इसी यूनिट के फॉर्म में इसी तरह से इनहेरिट होते हैं। लिंक्ड जीन्स हमेशा तभी लिंक्ड रह पाते हैं जब वो बहुत पास स्थित हों। सबसे पहली कंडीशन इसकी यही है कि दे आर लिंक्ड बिकॉज दे आर वेरी क्लोजली प्लेस टू ईच अदर। अगर वो दूर स्थित होते हैं तो उनमें रिकॉम्बिनेशन की संभावना बढ़ जाती है और उनमें जो लिंक्ड रहने की प्रवृत्ति है वो भी कम हो जाती है। तो रिकॉम्बिनेशन जो कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होता है उसमें ये कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। इनमें से कोई एक जीन किसी दूसरे क्रोमोसोम पर जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर में नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। लेकिन अगर जीन्स लिंक्ड है तो वो हमेशा साथ जाएंगे और इस कारण से रिकॉम्बिनेशन नहीं होकर हमेशा पेरेंटल टाइप जो ऑफस्प्रिंग है या जो संतति है वो ज़्यादा अपने जनकों जैसी होगी। अब या हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जो लक्षण माता पिता में होते हैं बिल्कुल वैसे ही कॉम्बिनेशन संतति में दिखाई देते हैं। क्योंकि जीन्स लिंक्ड है उनमें कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, उनमें क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन संभव नहीं हो पाता है। अगर कोई जीन बिल्कुल पास पास स्थित हैं जो भी जीन्स, तो उनमें क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी 0 होती है और इस तरह के जीन्स को हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं या बिल्कुल आपस में क्लोजली लिंक्ड हैं, कभी भी ये अलग नहीं किए जा सकते, तो ये कंप्लीट लिंकेज कहलाता है।
इनकम्प्लीट लिंकेज में जीन्स के बीच का गैप इतना होता है या उनमें डिस्टेंस इतना होता है कि उनमें फ्रीक्वेंसी संभव होती है लेकिन तुलनात्मक रूप से कम हो सकती है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी, क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 से 50% तक अगर रहती है तो इनको हम इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो दो जीन्स पास में स्थित हैं ये दूर किए जा सकते हैं या ये रिकॉम्बिनेशन में अलग अलग क्रोमोसोम पे जा सकते हैं, तब ये इनकम्प्लीट लिंकेज दर्शाते हैं। अगर इनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है कभी भी, किसी भी स्थिति में, किसी भी जनरेशन में, तब ये कम्प्लीटली लिंक्ड जीन कहलाते हैं। इनका जो इनहेरिटेंस है वो कम्प्लीटली लिंक्ड है। अगर कोई जीन्स 50% टाइम साथ में इनहेरिट हुए हैं तो ये प्रूव हो जाता है कि वो लिंक्ड जीन्स ही हैं, वो किसी एक क्रोमोसोम पे बहुत पास पास स्थित हैं, इसीलिए वो 50% बार एक साथ ही अगली पीढ़ी में जा रहे हैं। लिंक्ड जीन्स जो हैं वो हमेशा जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके अंदर वैरायटी प्रोडक्शन को या जेनेटिक वेरिएशन को कम करता है। इसका मतलब ये है कि जो जीन्स लिंक्ड होते हैं वो रिकॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते या उनका क्रॉसिंग ओवर संभव नहीं हो पाता है, तो एक तरह से जो जेनेटिक वैरायटी क्रिएट होती है ऑफस्प्रिंग्स में या सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, वो संभव नहीं हो पाता है। इसलिए पेरेंटल टाइप ज़्यादा बनते हैं और जो नए तरह के लक्षणों का, नए तरह के कॉम्बिनेशंस का जो हम देखते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, उस तरह का पैटर्न जो है लिंक्ड इनहेरिटेंस में नहीं बन पाता। यहाँ पर जो 3 डायग्राम दिखाए गए हैं उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जब दो जीन्स बहुत पास पास स्थित हैं, हर बार साथ इनहेरिट होते हैं, तब ये लिंक्ड कहलाते हैं। और कोई भी जीन लिंक्ड कहा जाए उसमें पहली कंडीशन होती है कि वो एक सिंगल क्रोमोसोम पर ही स्थित हों और पास पास स्थित हों। यहाँ हम सेकेंड डायग्राम देख सकते हैं जिसमें 2 अलग अलग गुणसूत्र दिखाए गए हैं और उन पे 2 अलग अलग जीन्स दिखाए गए हैं। तो इस तरह के जो जीन्स हैं वो कभी भी लिंक्ड नहीं हो सकते क्योंकि वो ये ऑलरेडी अलग अलग गुणसूत्रों पर है, और जब गैमेट्स बनेंगे अगली पीढ़ी में इन दोनों गुणसूत्रों का अलग अलग जाने की संभावना हमेशा रहेगी। इसी तरह से थर्ड डायग्राम में हम देख सकते हैं कि अगर जीन्स काफ़ी दूरी पर स्थित है तो निश्चित तौर पर इनमें रिकॉम्बिनेशन होगा या क्रॉसिंग ओवर में ये पार्टिसिपेट करेंगे और नए तरह का कॉम्बिनेशन बनने की इसमें चांसेस रहते हैं। तो लिंक्ड जीन्स तभी होते हैं जब वो किसी एक क्रोमोसोम पर बहुत क्लोजली प्लेस्ड हों। अब हम लिंक्ड जीन्स में ही एक और कंडीशन पढ़ रहे हैं, वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जैसे हमने पहले पढ़ा कि एक गुणसूत्र पर स्थित जीन्स जो साथ जाते हैं अगली पीढ़ी में वो लिंक्ड कहलाते हैं, इसी प्रकार से अगर कुछ जीन्स लिंग गुणसूत्रों पर है या सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर हैं तो वो अगली पीढ़ी में उसी लिंग के प्राणी में जाएंगे। जैसे अगर कोई जीन वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वो हमेशा अगली पीढ़ी में वाई क्रोमोसोम वाले प्राणी या मेल के अंदर ही जाएगा। हम जानते हैं कि फीमेल्स में 2 XX क्रोमोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और मेल्स के अंदर एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। तो इस कारण से अगर कोई जीन Y क्रोमोसोम पर पाया जाता है तो वो हमेशा अगली पीढ़ी में Y वाले ऑर्गेनिज्म, Y वाले इंडिविजुअल जो कि मेल होगा उसी में इनहेरिट होगा, कभी भी फीमेल में नहीं आएगा। तो क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं तो इसलिए इनका जो इनहेरिटेंस है ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाता है। और ह्यूमंस में 2 प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, X और Y, इसीलिए इसका जो इनहेरिटेंस है वो भी 2 तरह का है, X लिंक्ड इनहेरिटेंस और Y लिंक्ड इनहेरिटेंस। X लिंक्ड इनहेरिटेंस में हम बात करते हैं उन जीन्स की जो X क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, और इनके इनहेरिटेंस का पैटर्न ऑटोसोम से अलग होता है। हम ये जानते हैं कि ह्यूमंस में 22 जोड़े गुणसूत्र जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और केवल 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो X क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जो जीन्स हैं वो ऑटोसोम से अलग इनहेरिटेंस दिखाएंगे, क्योंकि फीमेल के अंदर 2 X क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो अगर किसी एक X क्रोमोसोम पर कोई जीन डिफेक्टिव है तो उसका इनहेरिटेंस
फीमेल में अलग होता है और मेल में उसका जो पैटर्न है वो अलग होगा। जैसे हम बात करें एक्स गुणसूत्र पर पाए जाने वाले किसी रिसेसिव जीन की, ऐसा जीन जो अप्रभावी है लेकिन डिफेक्टिव है, तो वो फीमेल के अंदर एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर एक एक्स डिफेक्टिव भी है तो उसको रिप्लेस करके दूसरा वाला जो जीन है, दूसरे एक्स गुणसूत्र पर जो जीन है वो एक्सप्रेस होकर वो काम कर सकता है या वो ट्रेट को डेवलप कर सकता है। लेकिन जब हम मेल की बात करते हैं, मेल में एक एक्स होता है और एक वाई होता है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोई डिफेक्टिव जीन आया है तो इसको संभालने के लिए, इसको रिप्लेस करने के लिए दूसरा एक्स क्रोमोसोम यहाँ नहीं है, इसीलिए एक्स क्रोमोसोम के सारे डिफेक्टिव जीन मेल के अंदर एक्सप्रेस होंगे। तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले डिसऑर्डर्स वाले जीन्स हमेशा मेल के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, या हम ये कहते हैं कि जो मेल्स हैं वो ही हमेशा उसके विक्टिम होंगे, या मेल्स में ही डिसऑर्डर्स एक्सप्रेस होते हैं, डिसऑर्डर्स दिखते हैं। जबकि फीमेल्स जो हैं वो कैरियर होती हैं, फीमेल्स के अंदर वो डिसऑर्डर का जीन प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि रिसेसिव और अप्रभावी अवस्था में है तो वो दब जाता है या वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता। लेकिन जहाँ केवल एक एक्स गुणसूत्र आया है तो वहाँ पर अप्रभावी लक्षण भी अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, और वो जीन एक्सप्रेस होकर वो डिसऑर्डर या वो जो बीमारी है, वो जो सिंड्रोम है, वो इंडिविजुअल में दिखाई देने लगता है। तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की हम अगर बात करते हैं तो एक्स गुणसूत्र पर पाए जाने वाला कोई भी जीन अगर डिफेक्टिव है और रिसेसिव कंडीशन में है तो वो फीमेल्स में नहीं दिखता है, उसका लक्षण उत्पन्न नहीं होता, वो केवल पुरुषों में दिखेगा, मेल्स में दिखेगा। अब बात करते हैं डोमिनेंट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट प्रभावी जीन कोई भी होता है तो उसके साथ कोई दूसरा जीन आए या नहीं आए वो हमेशा खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो है वो फीमेल के अंदर भी एक्सप्रेस होगा और मेल के अंदर तो निश्चित तौर पे होगा ही, क्योंकि वहाँ एक ही एक्स गुणसूत्र है। तो एक्स लिंक्ड प्रभावी वाले जो भी लक्षण हैं या जो भी डिसऑर्डर्स हैं, जो भी डिजीजेज हैं, सिंड्रोम्स हैं, वो उसमें फीमेल्स में भी ये लक्षण दिखेंगे या फीमेल्स में भी ये बीमारी सिंड्रोम पाए जाएंगे और मेल्स में भी पाए जाएंगे। लेकिन जहाँ हम रिसेसिव की बात करते हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की, अप्रभावी की, वहाँ क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखाई देता है। क्रिस क्रॉस पैटर्न में जो लक्षण पहले ग्रैंडफादर में थे, जो बीमारी या सिंड्रोम ग्रैंडफादर में थे, वो ग्रैंड सन के अंदर दिखाई देते हैं। मतलब बीच में जो डॉटर है या हम कह सकते हैं कि जो पुत्री है, पुत्री के अंदर ये लक्षण नहीं दिखाई देते। पुत्री केवल एक वाहक का काम करती है, कैरियर का काम करती है, और पुत्री का जो पुत्र होगा, अगली जनरेशन जो होगी, उसमें मेल के अंदर ये लक्षण दिखाई देंगे। तो पहली पीढ़ी के मेल में और अंतिम पीढ़ी के मेल में ये दिखाई देते हैं। बीच में आने वाली फीमेल्स केवल वाहक का काम करती है, इसलिए इस पैटर्न को हम क्रिस क्रॉस पैटर्न कहते हैं कि मेल से वापस मेल में दिखाई देगा, फीमेल के अंदर ये लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसी तरह से सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के हम एग्जाम्पल अगर देखें एक्स लिंक्ड सेक्स लिंक के, तो इसमें एग्जाम्पल्स में रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और डीएमडी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मेन एग्जाम्पल हैं जो कि सेक्स लिंक्ड हैं और मेनली ये मेल्स के अंदर एक्सप्रेस होते हैं। फीमेल्स में वाहक का काम करती हैं और फीमेल में ही तब एक्सप्रेस होंगे जब दोनों ही एक्स डिफेक्टिव हों। जब हम रिसेसिव की बात करते हैं तो अगर दोनों ही एक्स में रिसेसिव जीन्स आ जाएं, डिफेक्टिव जीन आ जाएं, तो डेफिनेटली फीमेल में भी एक्सप्रेस होगा, अन्यथा अदरवाइज सिर्फ डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ही फीमेल में एक्सप्रेस होता है। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में ऐसे जीन्स आते हैं जो कि वाई क्रोमोसोम पर स्थित हों, वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हों और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वाई गुणसूत्रों के ऊपर ही इनहेरिट हों। तो वाई गुणसूत्र क्योंकि मेल्स में पाया जाता है तो ये हमेशा फादर से सन में इनहेरिट होगा। इस तरह का जो इनहेरिटेंस है ये पैटर्न हॉलैंड्रिक कहलाता है। जैसे हमने एक्स लिंक्ड में बात की थी क्रिस क्रॉस पैटर्न की, कि ग्रैंडफादर से डॉटर में आया लेकिन डॉटर के अंदर एक्सप्रेस नहीं होता है, वापस ग्रैंड सन में एक्सप्रेस होता है, क्रिस क्रॉस। लेकिन यहाँ पर ये पैटर्न है हॉलैंड्रिक।
जिसमें फादर से सन में आएगा और सन में एक्सप्रेस होगा। वापस ग्रैंड सन की अगर हम बात करें तो ग्रैंड सन में भी डेफिनेटली होता है, लेकिन एक जनरेशन स्किप नहीं हो रही है यहाँ पे। इस तरह की इनहेरिटेंस में एग्जाम्पल्स हैं हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर एंड वेब्ड टोज। ये हम अपने आसपास काफ़ी कॉमनली देखते हैं कि जो पुरुष हैं, पुरुषों के ईयर पिन्ना, जो कान की पिन्ना होती है, एक्सटर्नल ईयर है, उसके ऊपर रोम या बाल पाए जाते हैं। तो ये जो लक्षण है ये क्योंकि सिर्फ वाई गुणसूत्र के ऊपर पाया जाता है, तो इस तरह से हेयरी पिन्ना का जो लक्षण है वो केवल मेल्स में देखने को मिलता है, केवल पुरुषों में देखने को मिलता है। महिलाओं में हेयरी पिन्ना देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह से आज हमने लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ा है, जिसमें गुणसूत्र, किसी एक गुणसूत्र पर स्थित जो जीन्स हैं वो भी एक साथ एक यूनिट की तरह आगे से आगे जाते हैं। इनहेरिटेंस उनका इस तरह से होता है यूनिट के तौर पर, एक ग्रुप के तौर पर। और इसी तरह से जब हम लिंग गुणसूत्र की बात करते हैं तो उसमें भी लिंग गुणसूत्र X या Y पर पाए जाने वाले जो जीन्स हैं वो भी सिर्फ उसी गुणसूत्र पर अटैच रहते हैं, किसी और के साथ इसका रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। तो ये भी, इनका इनहेरिटेंस भी अलग प्रकार का होता है, लिंक्ड प्रकार का होता है, जो कि मेंडल के नियमों से अलग है। धन्यवाद।